नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास ऑपरेशन बैंकॉक पार्ट 2। यह फिल्म कब तैयार की गई थी? लगभग 10 दिन पहले। कुल कितनी फिल्में तैयार की गई थी? 4। तुम्हें क्या मिला था? 200 पाउंड। प्रति फिल्म 50 पाउंड। तुम वाकई लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते? मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। जेम्स बॉन्ड ने शांति की सांस ली। वर्तमान स्थिति में सारा पैट्रिक को जितने कम लोग जानते हों उतना ही अच्छा था। पीटर कुशिंग और इस लड़की के एक दूसरे से कैसे संबंध थे? बहुत अच्छे। दोनों एक दूसरे से खूब घुले मिले मालूम पड़ते थे। पीटर कुशिंग ने तुम्हें बताया था कि वह मूवी फिल्म क्यों बना रहा है? मैंने पूछने की जरूरत ही नहीं समझी थी। मैं खूब जानता था कि वे फिल्में क्यों बनाई जाती हैं। ब्लू फिल्में दूसरे देशों में बड़े ऊंचे दामों पर बिकती हैं। ब्लू फिल्म बनाकर बेचना तो पीटर का पुराना सा धंधा ही है। मेरे ख्याल से उस फिल्म के लिए जैसे मैं किराए पर लिया गया था, वैसे ही वह लड़की भी किराए पर ली गई थी। फर्क केवल इतना था कि लड़की पीटर कुशिंग से ज्यादा खुली मिली थी। लड़की को मूवी कैमरे के सामने तुम्हारे साथ रति क्रियाएं करने में कोई ऐतराज नहीं था। ऐतराज का क्या सवाल है? यह तो धंधा है जो आप दौलत की खातिर करते हैं। मुझे ही कौन सा ऐतराज था? ऐसे ही लड़की को भी ऐतराज नहीं था। मार्कस हॉर्न अटका। यस यस, लेकिन पहले बार के बाद मुझे एक संदेह हुआ था। क्या? कि लड़की अपने होश हवास में नहीं थी। तुम यह कैसे कह सकते हो? मुझे तो संदेह है कि उसे यह भी मालूम था या नहीं कि उसकी फिल्म बनाई जा रही है। और मैंने उसकी बाह पर कई छोटे छोटे तिल जितने बड़े गोल निशान देखे थे जो इंजेक्शन की सिरिंज से पैदा होते हैं। मेरे ख्याल से वह लड़की उस समय एलएसडी के नशे में थी। तुम्हारी वहां मौजूदगी के दौरान में उन लोगों में कोई बातचीत न हुई थी? शूटिंग के बीच के इंटरवलों में, शूटिंग से पहले और बाद, ये बातें करते ही रहते थे, लेकिन मैंने उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। मेरी दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो वहां 200 पाउंड कमाने गया था, ना कि एक ब्लू फिल्म बनाने वाले फोटोग्राफर और उसकी रखेल सी लगने वाली और एलएसडी के नशे में डूबी लड़की की बातें सुनने। फिर भी कोई भूली भटकी बात जो अनजाने में तुमने सुनी हो और अनजाने में ही तुम्हें याद रह गई हो। मार्कस हॉर्न कुछ क्षण तक सोचता रहा और फिर बोला, मैंने पीटर कुशिंग को लड़की से कहते सुना था कि शीघ्र ही वह उसे फिलीपाइंस, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान वगैरह की सैर कराने ले जाएगा। उसने यह नहीं कहा था कि वह कब जाएगा और पहले कहाँ जाएगा? नहीं। कोई और ऐसी बात जो तुम्हें जिक्र के काबिल लग रही हो? नथिंग। जेम्स बॉन्ड कुछ क्षण चुप रहा और फिर अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। उसने मार्कस हॉर्न के हाथ से तस्वीर ले ली और उसे वापस कोट की जेब में रख लिया। कोट की जेब में से रिवॉल्वर निकालकर उसने उसे शोल्डर होल्स्टर में पहुंचा दिया। चाकू उसने जेब में ही रहने दिया। उसने जमीन से सूटकेस उठा लिया और फिर मार्कस हॉर्न के नेत्रों में झांकता हुआ कठोर स्वर में बोला, मार्कस हॉर्न, मेरे इस कमरे से निकल जाने के बाद तुम मुझे एकदम भूल जाओगे। इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन अगर तुमने मेरे बारे में किसी को, विशेष रूप से पीटर कुशिंग को कोई सूचना देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी वो गत बनाऊंगा कि तुम्हारी सगी माँ भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। समझ गए? समझ गया। मार्कस हॉर्न स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिलाता हुआ बोला। जेम्स बॉन्ड बिना उसकी ओर दोबारा दृष्टिपात किए लंबे डंक भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। प्रिंस एल्बर्ट रोड पर 24 नंबर इमारत के सामने जेम्स बॉन्ड टैक्सी से उतरा। हाथ में सूटकेस लटकाए वह इमारत में प्रविष्ट हुआ। लिफ्ट के रास्ते वह 5वीं मंजिल पर पहुंचा। पीटर कुशिंग का फ्लैट तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके फ्लैट के मुख्य द्वार के आगे एक धुंधले शीशे का झूलने वाला दरवाजा था। दरवाजे के ऊपरले हिस्से पर लिखा था, पीटर कुशिंग का पिटरेट स्टूडियो। जेम्स बॉन्ड यह द्वार धकेल कर भीतर प्रविष्ट हो गया। वह एक रिसेप्शन की तरह सजा हुआ छोटा सा कमरा था। रिसेप्शन डेस्क के पीछे एक लगभग 30 साल की सुंदर महिला थी
जेम्स बॉन्ड सीधा उसके सामने जा खड़ा हुआ। मिस्टर कुशिंग प्लीज, अपने होठों पर वह गोल्डन सी मुस्कुराहट लाता हुआ बोला, जो पत्थर दिल लड़की का भी दिल जीत लेती थी। लेकिन जेम्स बॉन्ड को यह देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि उस मुस्कुराहट का रिसेप्शनिस्ट पर तनिक भी असर नहीं हुआ था। मिस्टर कुशिंग नहीं है, वह भावहीन स्वर में बोली। कहाँ गए हैं? मालूम नहीं। कब आएंगे? मालूम नहीं। मैं इंतजार करूं? कोई फायदा नहीं होगा। संभव है मिस्टर कुशिंग कई दिन तक वापस न लौटे। क्या वे लंदन से बाहर गए हुए हैं? मालूम नहीं। मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। मैं उनसे कहीं फौरन संपर्क स्थापित कर सकता हूँ। मालूम नहीं। आपके पिताजी का नाम क्या है? रिसेप्शनिस्ट ने अग्नि नेत्रों से जेम्स बॉन्ड की तरफ देखा। जाहिर है कि आपको इस सवाल का जवाब भी नहीं मालूम। जेम्स बॉन्ड अपने स्वर को भरसक भावहीन बनाता हुआ बोला, जबकि इस बार मैंने सावधानी से ऐसा सवाल पूछा था जिसका जवाब आपको जरूर मालूम हो। मिस्टर, डोंट ट्राई टू बी फनी। ओके ओके, जेम्स बॉन्ड बोला। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जेम्स बॉन्ड उल्टे पांव से बाहर निकल आया। उस लड़की से कोई जानकारी हासिल होने की कोई उम्मीद नहीं थी। या तो उसे मालूम नहीं था कि पीटर कुशिंग कहाँ था, और या फिर उसे विशेष रूप से यह निर्देश दिया गया था कि वह उसके पते के बारे में किसी को ना बताए। जेम्स बॉन्ड ने गलियारे में आकर लिफ्ट का कॉल बटन दबाया और प्रतीक्षा करने लगा। खाली लिफ्ट 5वीं मंजिल पर पहुंचकर उसके सामने रुक गई। ग्राउंड, जेम्स बॉन्ड बोला। लिफ्ट चालक ने द्वार बंद किया और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। एकाएक जेम्स बॉन्ड को एक ख्याल आया। उसका ध्यान लिफ्ट चालक की ओर आकर्षित हुआ। वह एक लगभग 15 साल का सुनहरे बालों वाला, सूरज शक्ल से बड़ा चालाक और कमीना लगने वाला लड़का था। सुनो, जेम्स बॉन्ड बोला। क्या नाम है तुम्हारा? साम, लड़का बोला। अगर आज सुबह सवेरे तुम्हें क्वीन के दर्शन हो जाएं, तो तुम्हारा बाकी दिन कैसा गुजरेगा? बहुत अच्छा, लेकिन मुझे क्वीन के दर्शन होंगे कैसे? मैं करा सकता हूँ। उसी क्षण लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुक गई, लेकिन जेम्स बॉन्ड ने बाहर निकलने का उपक्रम नहीं किया। लड़के ने लिफ्ट का जंगला एक और सरका दिया। बाहर लिफ्ट का फौरन इस्तेमाल चाहने वाला कोई नहीं था। कैसे? लड़के ने उत्सुक स्वर से पूछा। जेम्स बॉन्ड ने अपनी जेब से एक 1 पाउंड का नोट निकाला और उसका वह भाग लड़के के सामने कर दिया जिस पर क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर छपी हुई थी। ओह, लड़के के मुंह से निकला, लेकिन सिर्फ क्वीन दर्शन भर कर लेने से मेरा कोई भला थोड़े ही होगा। करेक्ट, जेम्स बॉन्ड बोला, और उसने 1 पाउंड का वह नोट लड़के की जैकेट की ऊपरी जेब में खोस दिया। बदले में मुझे क्या करना होगा? लड़का बोला। मेरी मामूली सी सहायता। क्या तुम पीटर कुशिंग को जानते हो? 5वीं मंजिल के फोटोग्राफर को? हाँ, जानता हूँ। वह कहाँ है? वह 25-30 दिन से बाहर गया हुआ है। कहाँ? लड़के के लोमड़ी जैसी चालाकी से भरे नेत्रों में एक विचित्र प्रकार की चमक आ गई। आप क्यों जानना चाहते हैं? जेम्स बॉन्ड एक क्षण कसमसाया और फिर बोला, पीटर कुशिंग से मैंने 5,000 पाउंड लेने हैं और एकाएक वह पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अगर आपको पता लग जाए कि पीटर कुशिंग कहाँ है, तो आप उससे अपनी रकम वसूल कर लेंगे। बिल्कुल, मेरी रकम नहीं लौटाएगा तो मैं उस हरामी की गर्दन नहीं मरोड़ दूंगा। यानी कि पीटर कुशिंग का पता मालूम होने से आपको 5,000 पाउंड का लाभ होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? जेम्स बॉन्ड झुंझलाकर बोला। मैं ये कहना चाहता हूँ बॉस, लड़का लालच भरे स्वर में बोला, कि अगर मैं आपको पीटर कुशिंग का एकदम सही सा पता बता दूं, तो क्या आप मुझे क्वीन के एक बार फिर दर्शन हासिल करने का हकदार नहीं मानेंगे? जेम्स बॉन्ड ने एक गहरी सांस ली। लड़का उसे साफ साफ ब्लैकमेल कर रहा था। उसने अपनी जेब से 1 पाउंड का नोट निकाला। उसने नोट लड़के की ओर बढ़ा दिया। लड़के की उंगलियां नोट से लिपट गई, लेकिन जेम्स बॉन्ड ने नोट छोड़ा नहीं। लेकिन बेटे, अगर पीटर कुशिंग का पता एकदम सही ना निकला, तो उसकी जगह मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। एड्रेस विल बी 100% करेक्ट बॉस, लड़का विश्वासपूर्ण स्वर से बोला। जेम्स बॉन्ड ने नोट से अपनी पकड़ ढीली कर दी।
नोट लगभग तत्काल ही लड़के की जैकेट में कहीं गायब हो गया। पोस्टमैन इमारत की सारी डाक मुझे दे जाता है, लड़का धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में बोला। बाद में इमारत के विभिन्न कमरों में मैं डाक बांटता हूँ। कल शाम की डाक में पीटर कुशिंग की सेक्रेटरी के नाम एक पत्र आया था। लिफाफा बैंकॉक के प्रेसिडेंट होटल का था और उस पर भेजने वाले के नाम स्थान पर पीटर कुशिंग के हस्ताक्षर थे। यानी कि पीटर कुशिंग बैंकॉक के प्रेसिडेंट होटल में है। श्योर, लेकिन अगर तुम्हारे बैंकॉक पहुंचने तक पीटर कुशिंग वहां से कहीं चला गया हो तो वापस मेरी गर्दन मरोड़ने मत पहुंच जाना। अच्छा, जेम्स बॉन्ड बोला और लिफ्ट से बाहर निकल आया। एम के ऑफिस के बाहरी कमरे में उसकी सेक्रेटरी मिस पैटी टाइपराइटर के पीछे बैठी थी। हेलो स्वीटहार्ट, जेम्स बॉन्ड उसके डेस्क के सामने रुककर बोला। लॉन्ग टाइम नो सी। मनी पेनी चुप रही। क्या रोज तुम इतनी ही खूबसूरत लगती हो? चीफ भीतर है। मैंने यह नहीं पूछा था। मनी पेनी चुप रही। मैडम, मेरा बाप कहा करता था कि सुबह सवेरे किसी खूबसूरत लड़की का चुंबन मिल जाए तो दिन बहुत बढ़िया गुजरता है। यह सुबह सवेरा नहीं है। मेरे बाप ने यह भी कहा है कि 12 बजे से पहले तक सुबह सवेरा ही होता है। और मैं ऐसी खूबसूरत भी नहीं हूँ। तुम्हारी दोनों ही बातें गलत हैं, जेम्स बॉन्ड बोला और मेज की साइड से घूमकर मनी पेनी की ओर बढ़ा। मनी पेनी ने झपट कर लोहे का फुट्टा उठा लिया और चेतावनी भरे स्वर में बोली, खबरदार, मेरे बाप ने यह भी कहा है कि खूबसूरत लड़की से कभी नहीं डरना चाहिए। मैं कहती हूँ रुक जाओ। जेम्स बॉन्ड ने चेतावनी की परवाह नहीं की। उसने सूटकेस फर्श पर रख दिया। मनी पेनी ने जल्दी से इंटरकॉम का बटन दबाया और जोर से बोली, मिस्टर बॉन्ड इज हियर सर। जेम्स बॉन्ड अपने स्थान पर ठिठक गया। उसे भीतर भेजो। इंटरकॉम पर एम की आवाज सुनाई दी। ऑन योर वे रोमियो। मनी पेनी शरारत भरे स्वर से बोली। मैडम, जेम्स बॉन्ड आहत स्वर से बोला, यू शुड नॉट हिट बिलो द बेल्ट। मनी पेनी उसकी स्वर की नकल करती हुई बोली, यू ऑल्सो शुड नॉट बिहेव लाइक ए कैसानोवा। जेम्स, इंटरकॉम पर एम की गरजदार आवाज सुनाई दी, मेरी सेक्रेटरी को छोड़ो और फौरन भीतर आओ। अभी आया सर, जेम्स बॉन्ड उच्च स्वर से बोला। फिर वह मनी पेनी से संबोधित हुआ, बैंकॉक के प्रेसिडेंट होटल से जल्दी मेरी बात करवाओ। यस सर, मनी पेनी तत्पर स्वर से बोली। जेम्स बॉन्ड ने सूटकेस उठाया और एक आखिरी शिकायत भरी निगाह मनी पेनी की ओर डालकर एम के कमरे में प्रविष्ट हो गया। एम ने उसे बैठने का संकेत किया। जेम्स बॉन्ड एम के समीप की एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या प्रोग्रेस है? एम ने पूछा। जेम्स बॉन्ड ने उसे शुरू से आखिर तक सब कुछ कह सुनाया। जेम्स, सारी बात सुन चुकने के बाद एम बोला, कहने की जरूरत नहीं कि तुम्हें फौरन बैंकॉक रवाना होना पड़ेगा। जाहिर है, जेम्स बॉन्ड बोला, मैं अभी तुम्हारी बुकिंग का इंतजाम करता हूँ। एम बोला। फिर उसने इंटरकॉम का स्विच दबाया और बुकिंग के बारे में मनी पेनी को निर्देश देने लगा। अगर बैंकॉक में सारा मुझे मिल गई तो मुझे उसको क्या ग्रीटमेंट देना पड़ेगा? क्या मतलब? मतलब यह सर कि बाकी की 3 फिल्में तो मैं पीटर कुशिंग से हासिल कर लूंगा, लेकिन सारा मेरे साथ वापस आने के लिए तैयार न हुई तो? तुमने उसकी इच्छा अनिच्छा नहीं पूछनी है, एम कठोर स्वर में बोला। तुमने उसे जबरदस्ती यहाँ लाना है, चाहे तुम्हें उसको भगाकर क्यों न लाना पड़े। मिस्टर, मैं उस लड़की को अपने अधिकार में चाहता हूँ ताकि मैं उसे उसके बाप के पास भिजवा सकूं। यह काम तुमने करना है। मुझे इस बात से वास्ता नहीं है कि तुम यह काम कैसे करोगे, समझे? समझ गया, जेम्स बॉन्ड बोला। उसी समय इंटरकॉम का बजर बजा। एम ने स्विच ऑन किया और बोला, यस सर। इंटरकॉम पर मनी पेनी की आवाज़ सुनाई दी। आज शाम को 4:15 बजे की BOAC की फ्लाइट नंबर 718 में मिस्टर बॉन्ड के लिए सीट बुक करा दी गई है। प्लेन ज्यूरिच, रोम और कराची में रुकता हुआ अगले दिन बैंकॉक पहुंचेगा। गुड, एम संतोषपूर्ण स्वर से बोला। और सर, मिस्टर बॉन्ड से कहिए कि बैंकॉक का होटल प्रेसिडेंट लाइन पर है। ओके। एम ने इंटरकॉम बंद कर दिया और जेम्स बॉन्ड को मेज पर रखे फोन की ओर संकेत किया। जेम्स बॉन्ड ने टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया।
हेलो, वह जोर से बोला। होटल प्रेसिडेंट प्लीज, दूसरी ओर से आवाज आई। रिसेप्शन, यस, क्या आपके यहाँ मिस्टर पीटर कुशिंग ठहरे हुए हैं? नहीं नहीं, मैंने उनसे बात नहीं करनी है। मैं केवल यह जानना चाहता था कि वे अभी वहीं हैं या चले गए। वेरी गुड, आप मेरे लिए कल के लिए एक सिंगल रूम बुक कर दीजिए। मेरा नाम जेम्स बॉन्ड है। मैं कल BOAC की फ्लाइट नंबर 718 से बैंकॉक पहुंच रहा हूं। नहीं, एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। और जेम्स बॉन्ड ने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। अब सर, जेम्स बॉन्ड एम से बोला, आप ऐसा इंतज़ाम कीजिए कि कल बैंकॉक पहुंचते ही मुझे एयरपोर्ट पर एक कार और एक रिवॉल्वर मिल जाए। मैं अभी बैंकॉक में अपने दूतावास से संपर्क स्थापित करता हूं। थैंक यू। और यह फिल्म और प्रोजेक्टर आप संभाल लीजिए, इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं। ओके, अब मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है, तुम ठीक समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाना, तुम्हारा टिकट वगैरह वहीं पहुंच जाएगा। जेम्स बॉन्ड अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। उसने एम से हाथ मिलाया और द्वार की ओर बढ़ गया। एम भी अपने स्थान से उठा और लापरवाही से चलता हुआ द्वार तक उसके पीछे पहुंचा। जेम्स बॉन्ड कमरे से बाहर निकल गया। उसने मनी पेनी की ओर देखा। मनी पेनी एकदम गंभीर थी। जेम्स बॉन्ड को मालूम था कि एम मनी पेनी के और अपने कमरे को मिलाने वाले द्वार की चौखट पर खड़ा था। उसने मनी पेनी को देखकर अपनी दाईं आंख दबा दी। मनी पेनी बौखलाकर नीचे देखने लगी। जेम्स बॉन्ड लंबे डग भरता हुआ मनी पेनी की डेस्क की बगल से गुजर गया और एम के ऑफिस से बाहर निकल गया। धड़कते दिल से जॉन पैट्रिक ने अपना जाली पासपोर्ट लंदन एयरपोर्ट पर वर्दीधारी चेकिंग अधिकारी के काउंटर पर रख दिया। जॉन पैट्रिक उस समय नकली मूछें, नकली बाल और चश्मा लगाए हुए था। चेकिंग अधिकारी ने पासपोर्ट पर लगी फोटो को और फिर जॉन पैट्रिक को देखा। उसने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाया, पासपोर्ट पर एक मोहर लगाई और उसे बंद करके जॉन पैट्रिक को लौटाता हुआ बोला, थैंक यू मिस्टर फ्रैंक मैक्शन। पासपोर्ट पर जॉन पैट्रिक का यही नाम लिखा हुआ था। उसने शांति की गहरी सांस ली। उसके होठों पर एक फीकी मुस्कुराहट उभरी और उसने पासपोर्ट थाम लिया। जॉन पैट्रिक बैरियर पार कर गया। उसने अपनी घड़ी पर दृष्टिपात किया। कॉन्टास एयरवेज की जिस फ्लाइट में उसकी न्यूयॉर्क के लिए सीट बुक थी, उसके टेक ऑफ करने में अभी 15 मिनट बाकी थे। वह आराम से चलता हुआ गेट नंबर 3 की ओर बढ़ा। वह पहले ही मालूम कर चुका था कि उसकी फ्लाइट गेट नंबर 3 से जाने वाली थी। उसी क्षण माइक्रोफोन पर उसे अनाउंसर का स्वर सुनाई दिया, योर अटेंशन प्लीज। हमें खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कॉन्टास एयरवेज की फ्लाइट नंबर 581 कल पुर्जों की आकस्मिक खराबी के कारण लगभग 1 घंटा लेट टेक ऑफ करेगी। इस फ्लाइट के यात्रियों से प्रार्थना है कि वे रिसेप्शन सेंटर पर प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। जॉन पैट्रिक चिंतित हो उठा। उसका एयरपोर्ट पर अधिक देर मौजूद रहना खतरनाक सिद्ध हो सकता था। अब उसके पहचान लिए जाने की संभावनाएं बढ़ गई थी। फ्लाइट लेट हो जाने से तुम्हारे लिए तो बड़ी दिक्कत हो गई। पैट्रिक ने चिढ़कर अपने पीछे देखा और फिर उसका मुंह सूखने लगा। वह एक लगभग 50 वर्ष का छोटा सा आदमी था। उसकी न केवल कपड़ों से बल्कि हाव भाव से भी रईसी झलकती थी। हरमन जे बोल्टन संसार के गिने चुने करोड़पतियों में से एक था। अपनी बेशुमार दौलत की वजह से सारे संसार में उसका इतना दबदबा था कि वह विश्व के उद्योगपतियों को, राजनीतिज्ञों को और यहाँ तक कि अमेरिकन एड पर आश्रित छोटे मोटे बादशाहों को कठपुतली की तरह अपनी इच्छा अनुसार नचा सकता था। हरमन जे बोल्टन संसार का आखिरी आदमी था जिसकी जॉन पैट्रिक वहां अपेक्षा कर सकता था, और इस बात में कोई संदेह ही नहीं था कि बोल्टन ने उसकी नकली मूंछों, नकली बालों और चश्मे के बावजूद भी उसे पहचान लिया था। इसलिए स्थिति से अनजान बनना बेकार था। बोल्टन, प्लीज, जॉन पैट्रिक याचनापूर्ण स्वर से बोला, मुझसे अलग हो जाओ। मुझे भय है तुम्हारी वजह से मैं पहचान लिया जाऊंगा। मुझे तुमसे बात करनी है, बोल्टन बोला। इस वक्त नहीं, इसी वक्त, लेकिन रिसेप्शन सेंटर पहुंचो और सिरे के दरवाजे से
अंदर प्रविष्ट हो जाओ। लेकिन बोल्टन, तुम इनकार करने की स्थिति में नहीं हो। हरमन जे बोल्टन के स्वर में धमकी का स्पष्ट पुट था। जॉन पैट्रिक फौरन आगे बढ़ गया। रिसेप्शन सेंटर में पहुंचकर बोल्टन द्वारा बताए द्वार से वह भीतर प्रविष्ट हो गया। यह एक बड़े ऐश्वर्यपूर्ण ढंग से सजाया हुआ वेटिंग रूम था, जो केवल बेहद महत्वपूर्ण यात्रियों के लिए ही सुरक्षित था। 1 मिनट बाद बोल्टन भी उस कमरे में प्रविष्ट हुआ। उसने द्वार भीतर से बंद कर लिया। वह जॉन पैट्रिक के सामने आ खड़ा हुआ। जॉन पैट्रिक उससे निगाहें नहीं मिला सका। बैठो, बोल्टन आदेशपूर्ण स्वर से बोला। जॉन पैट्रिक एक सोफे पर बैठ गया। बोल्टन भी उसके सामने एक सोफे पर बैठ गया और फिर धीमे किंतु स्पष्ट स्वर से बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बोल्टन के स्वर में कोड़े जैसी फटकार थी। जॉन पैट्रिक कसमसाया, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। ये नकली बाल, ये नकली मूछें, चश्मा, जाली पासपोर्ट, इन तमाम बातों का मतलब क्या है? एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई थी जिसकी वजह से यह सब करना जरूरी हो गया था। जॉन पैट्रिक दबे स्वर से बोला, कैसी समस्या? वह मेरी निजी समस्या है, उसमें तुम्हारी दिलचस्पी की कोई बात नहीं है। जानते हो, अगर तुम इस हालत में जाली पासपोर्ट, नकली नाम और नकली सूरत के साथ सफर करते हुए इंग्लैंड में गिरफ्तार हो जाओ तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? तुम सपने में भी राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं जीत सकोगे। मुझे मालूम है, लेकिन जो कुछ मैंने किया है वह भी बहुत ज़रूरी था। तुम मुझे अपने यूं एकाएक लंदन आने की वास्तविक वजह नहीं बताओगे? नहीं, जॉन पैट्रिक कठिन स्वर से बोला। तुम्हारी मेरे प्रति भी कोई जिम्मेदारी है। जॉन पैट्रिक चुप रहा। माय डियर पैट्रिक, बोल्टन एक गहरी सांस लेकर बोला, शायद तुम्हें हमारे बीच में तय हुए सौदे की दोबारा याद दिलाने की जरूरत है। शायद तुम यह भूल रहे हो कि तुम्हें अमेरिका का भावी राष्ट्रपति बनाने की खातिर जो $4 करोड़ की भारी रकम खर्च की जा रही है, वह आधी मेरी जेब से निकली है। शायद तुम यह भूल रहे हो कि मेरी $2 करोड़ की रकम का उद्धार तुम्हारी सफलता पर निर्भर करता है। क्या तुम समझते हो, जिस आदमी पर मेरे $2 करोड़ का दाव लगा हुआ हो, मैं उसकी ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत बर्दाश्त करूंगा? यहाँ अगर 1-2 कौड़ी का रिपोर्टर भी तुम्हें पहचान ले तो तुम्हारे अमेरिका का भावी राष्ट्रपति बनने के चांस 100% खत्म हो जाएंगे और साथ ही मेरे $2 करोड़ की रकम डूब जाएगी। पैट्रिक, तुम्हारे प्रेसिडेंट बनने में मेरी सारी दिलचस्पी केवल इसलिए है क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट बनने के बाद आर्केडिया डैम का ठेका मुझे देने का वायदा किया हुआ है। जॉन पैट्रिक ने बड़ी बेचैनी से पहलू बदला। बोल्टन सच कह रहा था। जॉन पैट्रिक ने वाकई उससे वायदा किया था कि अगर वह प्रेसिडेंट बन गया तो वह उसको आर्केडिया की डैम का ठेका दिलवा देगा। बोल्टन द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा खर्चा था। वह $50 करोड़ का प्रोजेक्ट था और बोल्टन उसमें से कम 20% मुनाफा कमाने वाला था। और जॉन पैट्रिक जानता था कि अगर वह राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गया तो उसकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बोल्टन की बेशुमार दौलत और उसका राजनैतिक प्रभाव होगा। लेकिन बोल्टन, जॉन पैट्रिक स्वयं को भरसक व्यवस्थित करता हुआ बोला, ऐसी भारी चिंता की कोई बात नहीं है। तुम जानते हो कि मैं पकड़ा नहीं गया हूँ और आगे पकड़े जाने की संभावना नहीं है। और सच पूछो तो अगर तुमने मुझे केवल संयोगवश यहाँ एयरपोर्ट पर देख न लिया होता तो तुम्हें कभी खबर भी नहीं होती कि मैं यूं छद्म वेश धारण करके जाली पासपोर्ट पर सफर करके लंदन आया था। संयोग, बोल्टन बोला। डोंट टॉक नॉनसेंस। मैं विशेष रूप से तुमसे बात करने के लिए अपना हांगकांग का प्लेन मिस करके यहाँ एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था। पैट्रिक, तुम उन सिक्योरिटी वालों की आंखों में धूल झोंक सकते हो जो सरकार ने न्यूयॉर्क में तुम्हारी हिफाजत के लिए तैनात किए हुए हैं। तुम न्यूयॉर्क और लंदन के कस्टम अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन बोल्टन और उसके आदमियों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। तुम्हारे न्यूयॉर्क से रवाना होते ही मुझे काहिरा में सूचना मिल गई थी और मैं फौरन लंदन चला आया था। और तुम्हारी जानकारी के लिए मुझे यह भी मालूम है कि एक्सेलसियर होटल में तुम जिस आदमी से मिले थे वह ब्रिटिश इंटेलिजेंस का चीफ है। जॉन पैट्रिक के मुंह से सिसकारी निकल गई।
वह आश्चर्य और अविश्वासपूर्ण नेत्रों से वोल्टन की ओर देखने लगा। अब तुम मुझे यह बताओगे कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसकी वजह से तुम्हें इतना खतरा उठाकर लंदन में ब्रिटिश इंटेलिजेंस के चीफ के पास आना पड़ा। वोल्टन से कुछ छुपाना बेकार था। जॉन पैट्रिक ने धीरे धीरे सारी बात बता दी। इस काम के लिए तुम यहाँ क्यों आए? सारी बात सुन चुकने के बाद वोल्टन ने प्रश्न किया। मेरे पास क्यों नहीं आए? क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस का चीफ मेरा बचपन का दोस्त है। और मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं? नहीं, जॉन पैट्रिक दबे स्वर से बोला। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम केवल मेरे एक शक्तिशाली और समर्थ सहयोगी हो। अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति को ऐसी उपाधि देते हुए मेरा कलेजा फटा जा रहा है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है पैट्रिक कि तुम गधे हो। जॉन पैट्रिक कसमसाया, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। मुझे तुम्हारे बारे में चिंता होने लगी है, वोल्टन सत्य ही चिंतित स्वर से बोला। मैं सोच रहा हूँ, क्या वाकई तुम्हारे में वे गुण हैं जो कि एक महान राष्ट्र के महान राष्ट्रपति में होने चाहिए? पैट्रिक, जरा अकल से काम लो। ब्रिटिश इंटेलिजेंस का चीफ तुम्हारा दोस्त है, लेकिन क्या जेम्स बॉन्ड भी तुम्हारा दोस्त है? वह चीफ का सबसे विश्वसनीय आदमी है, और जेम्स बॉन्ड का आगे कोई सबसे विश्वसनीय आदमी होगा। उस विश्वसनीय आदमी का और आगे कोई सबसे विश्वसनीय आदमी होगा। यह सिलसिला कहाँ तक चलेगा? इस सारी चेन में कहीं भी लीक हो जाए तो तुम्हारे भविष्य का सर्वनाश हो जाएगा। पैट्रिक, यू फूल, यू ब्लंडरिंग फूल, तुम्हें यहाँ भागे आने की जगह फौरन मुझसे संपर्क स्थापित करना चाहिए था। मेरे से गलती हो गई, जॉन पैट्रिक ने बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से स्वीकार किया। खैर, अब भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। अब मैं इस समस्या को अपने ढंग से हैंडल करूंगा। तुम क्या करोगे? बताऊंगा, पहले तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। पूछो। मान लो जेम्स बॉन्ड अपने अभियान में सफल हो गया, उसने बाकी की 3 फिल्में और तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास पहुंचा दी, तो तुम क्या करोगे? मैं फिल्मों को नष्ट कर दूंगा और अपनी बेटी को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। कैसे? मैं उसे समझाऊंगा, और अगर वह न समझी, अगर उसने फिर कोई वैसी ही हरकत की तो जॉन पैट्रिक को उत्तर नहीं सूझा। दैट्स द पॉइंट, वोल्टन हाथ फैलाकर बोला। दैट्स द होल पॉइंट। तुम मेरी बात समझ गए हो। पैट्रिक, अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे खिलाफ है तो वह जिंदगी भर तुम्हारे कैरियर के लिए खतरा बनी रहेगी। मौका लगने पर वह फिर तुम्हारे लिए ऐसी ही कोई मुसीबत खड़ी कर देगी जैसी उसने अब की है। तो फिर मैं क्या करूं? एक बात बताओ। पूछो। अगर तुम्हारी बेटी किसी दुर्घटना में अपने प्राण खो बैठे तो क्या तुम्हें बहुत अफसोस होगा? मैं समझा नहीं। नादान मत बनो, तुम मेरी बात समझ रहे हो। पैट्रिक, तुम्हारे दोस्त ब्रिटिश इंटेलिजेंस के चीफ और मेरी लाइन ऑफ एक्शन में यही फर्क है। वह ब्लू फिल्में और तुम्हारी बेटी को तुम्हारे हवाले करके तुम्हें केवल वक्ती तौर पर मुसीबत से छुटकारा दिलवा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी मुसीबत को स्थायी रूप से हल कर सकता हूँ। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी लड़की को तलाश कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें उससे हमेशा के लिए छुटकारा दिलवा सकता हूँ। मैं उसकी और उसकी सहयोगियों की जबान हमेशा के लिए बंद करवा सकता हूँ। तुम? जॉन पैट्रिक अपने होठों पर जुबान फेरता हुआ बोला। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? और फिर हर्ज क्या है? मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारा अपनी बेटी से इतना मोह है कि उसके इस संसार से विदा हो जाने के बाद तुम उसके वियोग में रो रो कर जान दे दोगे। लेकिन वह मेरी बेटी है। पैट्रिक, मूर्खों जैसी बातें मत करो। वह तुम्हारी बेटी है क्योंकि तुमने उसे पैदा किया है, लेकिन तुम जानते हो उसकी पूरी जिंदगी में एक ईमानदार बाप की तरह तुमने उसमें कभी दिलचस्पी नहीं ली। कई सालों से तुमने उसकी सूरत तक नहीं देखी है। अगर यह फिल्म की बात सामने न आती तो तुम्हारे पास तो यह जानने का भी कोई साधन नहीं था और न फुर्सत थी कि वह जिंदा है कि मर गई। पैट्रिक, वह एक आवारा, चरित्रहीन और गैर जिम्मेदार लड़की है जिसे तुम्हारे शानदार भविष्य में रुकावट बनने का कोई अधिकार नहीं है। उसका उसी क्षण कमरे में लगे लाउड स्पीकर पर अनाउंसर की आवाज गूंज उठी।
बोल्टन चुप हो गया। योर अटेंशन प्लीज, अनाउंसर कह रही थी। कांटास एयरवेज की फ्लाइट नंबर 581 के यात्रियों से प्रार्थना है कि वे अपने प्लेन पर सवार होने के लिए तत्काल 3 नंबर गेट पर पहुंचे। जॉन पैट्रिक तत्काल अपने स्थान से उठा। मैं जाता हूं, वह बोला। मेरा प्लेन छूट जाएगा। जरूर जाओ, वोल्टन बोला, लेकिन तुम्हें मेरी स्कीम से ऐतराज तो नहीं है? तुम जो मुनासिब समझते हो करो। थैंक यू, यह पहली समझदारी की बात है जो मैंने तुम्हारी जबान से सुनी है। जॉन पैट्रिक तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। हरमन जे बोल्टन अपने स्थान से हिला भी नहीं। जॉन पैट्रिक के कमरे से निकलते ही उसने मेज पर रखे टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। उसने एक नंबर डायल किया। कुछ क्षण वह संपर्क स्थापित होने की प्रतीक्षा करता रहा और फिर रिसीवर में बोला, बोल्टन बोल रहा हूं, मेरी हांगकांग की टिकट कैंसिल करवा दो। उसने रिसीवर को क्रेडिल पर रख दिया और अपने हाथ छाती पर बांध लिए। वह बेहद गंभीर था। BOAC का सिडनी जाने वाले विशाल बोइंग 707 प्लेन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के डॉन मोआंग एयरपोर्ट पर उतरा। बैंकॉक उतरने वाले यात्रियों में जेम्स बॉन्ड भी था। कस्टम की सारी औपचारिकताएं निभाकर जेम्स बॉन्ड एयरपोर्ट की जराहत से बाहर निकल आया। उसका हल्का सा सूटकेस उसके हाथ में था। वह मार्की में आकर खड़ा हुआ। उसी क्षण एक विशाल शेवरलेट गाड़ी मार्की में आकर खड़ी हुई। मार्की में से एक आदमी बाहर निकला और सीधा जेम्स बॉन्ड की ओर बढ़ा। मिस्टर बॉन्ड? उसने समीप आकर पूछा। यस, जेम्स बॉन्ड बोला। मेरा नाम हडसन है, मैं एम्बेसी से आया हूँ। वेरी गुड, कार हाजिर है। थैंक यू, और दूसरी चीज भी, वह कार के ग्लोब कंपार्टमेंट में है। थैंक्स अगेन। क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ? तुम्हें मेरे सही आदमी होने में संदेह है? नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐतराज ना हो तो। जेम्स बॉन्ड ने जेब से पासपोर्ट निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। हडसन ने पासपोर्ट का निरीक्षण किया और फिर उसने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाते हुए पासपोर्ट जेम्स बॉन्ड को लौटा दिया। थैंक यू सर, वह बोला। यह लीजिए कार की चाबियां। जेम्स बॉन्ड ने चाबियां ले ली। मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो बताइए। नहीं, धन्यवाद। हडसन आदरपूर्ण ढंग से एक और हट गया। जेम्स बॉन्ड कार में जा बैठा। सूटकेस उसने अपनी बगल में रख लिया और कार स्टार्ट कर दी। वह नगर की ओर चल दी। एयरपोर्ट बैंकॉक से 20 मील दूर था। रास्ते में एक स्थान पर उसने कार रोकी। उसने ग्लोब कंपार्टमेंट खोला। भीतर रिवॉल्वर और कारतूसों का एक डिब्बा पड़ा था। जेम्स बॉन्ड ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। उसने उसका चैम्बर चेक किया। रिवॉल्वर पूरी भरी हुई थी। उसने रिवॉल्वर को अपनी पतलून की पिछली जेब में डाल लिया और कारतूसों का डिब्बा वहीं अपने स्थान पर पड़ा रहने दिया। उसने कार फिर आगे बढ़ा दी। लगभग 20 मिनट बाद उसने कार को होटल प्रेसिडेंट के सामने ला खड़ा किया। उसने अपना सूटकेस संभाला और होटल की लॉबी की ओर बढ़ा। उसी क्षण होटल में से एक बेहद खूबसूरत लड़की निकली। उसके साथ एक सफेद सूटधारी आदमी था। जेम्स बॉन्ड ने लड़की को फौरन पहचान लिया। वह सारा पैट्रिक थी। जेम्स बॉन्ड एक और हट गया। सारा और सफेद सूट वाला आदमी उसकी बगल से गुजर गए। सारा की दृष्टि जेम्स बॉन्ड पर नहीं पड़ी। जेम्स बॉन्ड रिसेप्शन पर पहुंचा। अभी जो सफेद सूट वाले साहब यहाँ से गुजर रहे हैं? जेम्स बॉन्ड ने रिसेप्शन क्लर्क से पूछा। वे मिस्टर कुशिंग है ना? यस सर, क्लर्क बोला। मैंने उन्हें बहुत अरसे बाद देखा है। मुझे अपनी पहचान पर संदेह हो रहा था। वे मिस्टर कुशिंग ही है सर। मेरा नाम जेम्स बॉन्ड है। मेरे लिए रूम बुक है। क्लर्क ने रजिस्टर देखा और फिर बोला, यस सर। जेम्स बॉन्ड ने खाना पूरी की और फिर एक बेल बॉय के साथ हो लिया। बेल बॉय उसका सूटकेस और उसे तीसरी मंजिल के एक कमरे में छोड़ आया। जेम्स बॉन्ड नित्य क्रम से निर्वित हुआ। उसने नया सूट पहना और कमरे से बाहर निकल आया। अब रिवॉल्वर उसके कोट के नीचे शोल्डर होल्स्टर में रखी थी। जेम्स बॉन्ड ने होटल की डाइनिंग हॉल में आकर खाना खाया और फिर होटल से बाहर निकल आया। वह अपनी कार में बैठा। उसने कार बिना मतलब नगर की विभिन्न सड़कों पर चलाना शुरू कर दिया। 400 मंदिरों के नगर बैंकॉक की सुंदरता का आनंद लेता हुआ
जेम्स बॉन्ड कार चलाता रहा। लॉन लुआंग रोड और राजा डेमन एवेन्यू होता हुआ वह नदी के साथ चलता हुआ महाराज रोड पर पहुंच गया। वह नेशनल म्यूजियम और रॉयल पैलेस के समीप से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। बुद्ध के मंदिरों के समीप से गुजरते समय एकाएक उसकी नजर दाईं ओर उठ गई। ब्यूटीफुल, उसके मुंह से निकला और उसने कार रोक दी। नदी के पार, नदी के किनारे पर बैंकॉक का विश्व प्रसिद्ध सूर्योदय का मंदिर खड़ा था। कितनी ही देर आसमान की बुलंदियों को छूते हुए उस विशाल मंदिर से जेम्स बॉन्ड अपनी निगाहें नहीं हटा सका। वह सांस रोके उसकी सुंदरता का रसवादन करता रहा। अंत में उसने अपनी कार को गियर में डाला और धीमी गति से आगे बढ़ा दिया। ट्रिपल रोड पर पुल पर से होता हुआ वह नदी पार कर गया। एक पतली सी सड़क के किनारे उसे एक 2 सीटर स्पोर्ट्स कार खड़ी दिखाई दी। स्पोर्ट्स का इंजन खुला हुआ था और उस पर पीटर कुशिंग झुका हुआ था। सारा कार से हटकर फुटपाथ पर एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। जेम्स बॉन्ड ने अपनी विशाल कार को स्पोर्ट्स कार के बगल में ला खड़ा किया। आज तो तकदीर साथ दे रही है, वह मन ही मन बुदबुदाया और कार से बाहर निकल आया। हेलो, वह सारा की ओर दृष्टिपात किए बिना पीटर कुशिंग से बोला। मदद चाहिए? पीटर कुशिंग ने इंजन पर से सिर उठाया। अपने सामने एक यूरोपियन को देखकर उसके चेहरे पर तनिक रौनक आ गई। पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है, पीटर कुशिंग बोला। कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तुम इंजन के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, मैं तो यूं ही हाथ मार रहा था। हटो, मैं देखता हूं। पीटर कुशिंग एक और हट गया। तुम कार को स्टार्ट करने की कोशिश करो, जेम्स बॉन्ड बोला। वह जानबूझकर सारा की ओर नहीं देख रहा था। पीटर कुशिंग कार की ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ा। तब तक सारा भी उसी ओर देखने लगी थी। पीटर कुशिंग की ओर देखते ही उसकी निगाहें सीधी जेम्स बॉन्ड के चेहरे से टकराई। मिस्टर बॉन्ड, उसके मुंह से निकला। जेम्स बॉन्ड ने यूं सिर उठाया जैसे उसे पहली बार सड़क पर किसी तीसरे आदमी के अस्तित्व का ज्ञान हुआ हो। सारा, वह उत्साहपूर्ण स्वर से बोला। सरप्राइज सरप्राइज। सारा फुटपाथ से उतरकर कार के समीप आ गई। उसने जेम्स बॉन्ड की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। जेम्स बॉन्ड ने बड़ी गर्मजोशी से उसका हाथ थाम लिया। पीटर कुशिंग संदिग्ध नेत्रों से कभी जेम्स बॉन्ड को और कभी सारा को देख रहा था। पीटर, सारा बोली, मिस्टर बॉन्ड से मिलो। मिस्टर बॉन्ड, ये मिस्टर कुशिंग हैं, पेशे से फोटोग्राफर हैं और मेरे दोस्त हैं। मैं इनके साथ पूर्वी देशों के टूर पर निकली हूँ। जेम्स बॉन्ड ने बड़े उत्साह से पीटर कुशिंग से हाथ मिलाया। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर साहब, जेम्स बॉन्ड बोला। पीटर कुशिंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लगता था वह बड़ा सरल चित्त और जल्दी खुश हो जाने वाला आदमी था। और पीटर, सारा बोली, ये मिस्टर जेम्स बॉन्ड हैं। 6 महीने पहले मैं इनसे लंदन की एक पार्टी में मिली थी। उसके बाद और भी मुलाकातें हुई, लेकिन अफसोस है कि इनके नाम के अतिरिक्त मैं इनके बारे में जानने लायक कुछ भी नहीं जानती। नाम के अतिरिक्त मेरे बारे में जानने लायक कुछ है भी नहीं। दरअसल मिस्टर कुशिंग, मैं बहुत निकम्मा आदमी हूँ। मैं निकम्मा आदमी इसलिए हूँ क्योंकि कुछ काम ही नहीं करता हूँ, और कुछ काम इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा बाप मेरे लिए इतनी दौलत छोड़कर मरा है कि वह कम से कम मेरी जिंदगी में खत्म होने वाली नहीं। सारा और पीटर कुशिंग हंसे। आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं, पीटर कुशिंग बोला। जेम्स बॉन्ड मुस्कुराया। तुम यहाँ कैसे? सारा ने पूछा। मैं भी पूर्वी देशों की सैर करने के लिए ही घर से निकला हूँ, जेम्स बॉन्ड बोला। वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। यहाँ से आगे इकट्ठे ही चलेंगे। बड़ा अच्छा ख्याल है। मुझे भी कुछ अकेले आनंद नहीं आ रहा। यहाँ से आगे कहाँ जाने का इरादा है? अभी तो कुछ दिन यहीं ठहरेंगे, उसके बाद बर्मा, फिर हिंदुस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान वगैरह। ग्रेट, आप लोग ठहरे कहाँ हो? प्रेसिडेंट में। अरे, मैं भी तो वहीं ठहरा हूँ। लेकिन हमने तो तुम्हें वहां देखा नहीं, पीटर कुशिंग बोला। मैं आज ही तो आया हूँ, जेम्स बॉन्ड बोला। ओह, छोड़िए, बातें बाद में करेंगे। आइए पहले कार को देखें। पीटर कुशिंग ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। जेम्स बॉन्ड इंजन पर झुक गया। इंजन स्टार्ट करो। पीटर कुशिंग ने इंजन स्टार्ट किया। पेट्रोल टैंक की क्या पोजीशन है?
3/4 फुल है, पीटर कुशिंग बोला। इंजन फिर स्टार्ट करो। कुछ क्षण बाद जेम्स बॉन्ड फिर बोला। तत्काल इंजन की घर घर से वातावरण गूंज उठा। पेट्रोल की नली में मिट्टी फंस गई मालूम होती है। औजार है? पीटर कुशिंग ने टूल किट निकालकर उसके हाथ में दे दी। उसके बाद लगभग 10 मिनट जेम्स बॉन्ड इंजन से उलझा रहा। अब स्टार्ट करो, अंत में वह बोला। पीटर कुशिंग ने कार स्टार्ट की। कार फौरन स्टार्ट हो गई। वह इंजन बंद करके कार से बाहर निकल आया। थैंक यू, वह कृतज्ञतापूर्ण स्वर से बोला। डोंट मेंशन, जेम्स बॉन्ड बोला। मिस्टर बॉन्ड, यू आर वंडरफुल, सारा बोली। यू आर अ रियल हेल्प। इट वॉज नथिंग। आज रात डिनर के लिए आप हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, पीटर कुशिंग आग्रहपूर्ण स्वर से बोला। यहाँ वॉन थाई नाम का एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है जहाँ थाईलैंड का परंपरागत भोजन मिलता है और वहाँ सारे संसार में मशहूर थाई शास्त्रीय नृत्यों का प्रोग्राम भी होता है। आप खुश हो जाएंगे। लेकिन ओह कम ऑन, अच्छी बात है, जेम्स बॉन्ड बोला। जैसा आप कहें। थैंक यू। होटल से आप मेरे साथ चलिएगा, मेरे पास बड़ी गाड़ी है। ठीक है, अब मुझे इजाजत दीजिए। श्योर। जेम्स बॉन्ड ने दोनों से हाथ मिलाया और फिर अपनी कार की ओर बढ़ गया। लंदन पार्क लेन में स्थित 510 कमरों वाले विशाल हिल्टन होटल के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी में से एक लगभग 6 फुट लंबा युवक निकला। उसके बाल हिप्पियों की तरह बिखरे हुए थे और वह हिप्पियों जैसी ही घिसी हुई जीन और उससे मिलती जुलती जैकेट पहने हुए था। उसकी सूरत से लगता था जैसे वह कई दिनों से नहाया न हो। उसने टैक्सी का बिल चुकाया और फिर होटल में प्रविष्ट हो गया। मिस्टर हरमन जे वोल्टन प्लीज, वह रिसेप्शन पर पहुंचकर बोला। यू आर एक्सपेक्टेड सर। रिसेप्शनिस्ट का सर कहने का अंदाज ऐसा था जैसे उस बेहुदी आदमी को सर कहने से उसका कलेजा फटा जा रहा हो। यस। क्लर्क ने एक टेलीफोन उठा लिया। उसने टेलीफोन पर कुछ क्षण बात की और फिर रिसीवर को यथास्थान रख दिया। स्वीट नंबर 720 प्लीज, वह उस युवक से बोला। थैंक यू, युवक बोला और लिफ्ट की ओर बढ़ गया। रिसेप्शनिस्ट की नफरत भरी निगाहें तब तक उसका पीछा करती रही जब तक कि वह लिफ्ट में प्रविष्ट होकर दृष्टि से ओझल नहीं हो गया। वह युवक 7वीं मंजिल पर पहुंचा। उसने 720 नंबर स्वीट का दरवाजा धीरे से खटखटाया। कम इन, भीतर से आवाज आई। युवक भीतर प्रविष्ट हो गया। एक चमड़े के सोफे पर चाइना सिल्क का गाउन पहने हुए हरमन जे वॉल्टन यूं बैठा था जैसे कोई शहंशाह अपने सिंहासन पर बैठा हो। युवक ने उसका अभिवादन किया। जैस्पर, वोल्टन फटकार भरे स्वर से बोला। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मेरे पास आया करो तो अपना हुलिया सुधार कर आया करो। सॉरी बॉस, जैस्पर दांत निकालकर बोला। आगे से ख्याल रखूंगा। लेकिन वोल्टन को मालूम था कि वह आगे से ख्याल नहीं रखेगा और तुम 10 मिनट लेट हो। सॉरी अगेन। और बैठने की तकलीफ मत करना, कालीन तो तुम खराब कर ही चुके हो। मैं नहीं चाहता कि तुम होटल का शानदार सोफा भी खराब करो। ओके बॉस, जैस्पर बोला। वह आदतन ऐसी बातों का बुरा नहीं मानता था। जैस्पर, हैमिल्टन जैस्पर, हरमन जे बोल्टन का जल्लाद था। कई सालों से वह हरमन के संपर्क में था और ऐसे कितने ही लोगों को दूसरी दुनिया में पहुंचा चुका था जिसकी इस दुनिया में मौजूदगी बोल्टन को रास नहीं आती थी। जैस्पर किसी की हत्या करे या ना करे, उसे हर साल बोल्टन से $40,000 मिल जाते थे। जैस्पर अपने वर्तमान जीवन से बेहद संतुष्ट था। आज उसे बोल्टन ने बुलाया था और बोल्टन के बुलावे का केवल एक ही मतलब होता था, फिर किसी की इस दुनिया में मौजूदगी उसके सामने बैठे छोटे से आदमी के लिए असुविधा का विषय बन गई थी। तुम्हें फौरन बैंकॉक के लिए रवाना होना है, बोल्टन बोला। वेरी वेल, जैस्पर भावहीन स्वर से बोला। मैं तैयार हूं। हरमन जे बोल्टन ने उसकी ओर एक तस्वीर बढ़ा दी और बोला। इस लड़की का नाम सारा पैट्रिक है। यह इस समय पीटर कुशिंग नाम के एक आदमी के साथ बैंकॉक में प्रेसिडेंट होटल में है। आदमी की तस्वीर मेरे पास नहीं है, लेकिन यह आदमी लड़की के साथ ही होगा। तुमने इन दोनों की हत्या करनी है, लेकिन हत्या तुमने तब तक नहीं करनी
जब तक इनके पास मौजूद 3 फिल्में मेरे आदमियों को हासिल न हो जाए। मुझे यह कैसे मालूम होगा कि फिल्में आपके आदमियों को हासिल हो गई हैं या नहीं? जैस्पर ने पूछा। जेम्स बॉन्ड नाम का ब्रिटिश इंटेलिजेंस का एक एजेंट उन फिल्मों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जेम्स बॉन्ड मेरे आदमियों को निगरानी में है। उसे फिल्में मिलते ही फिल्में उससे छीन ली जाएंगी। उसके बाद तुम्हें अपने काम आरंभ करने के लिए हरा सिग्नल दे दिया जाएगा। ओके। बैंकॉक नगर से 20 मील बाहर सचावेता स्टेट नाम की एक जगह है। लोगों की निगाह में उस स्टेट का मालिक प्रिंस के सचावेता है, लेकिन वास्तव में उस स्टेट का मालिक मैं हूँ और प्रिंस सचावेता मेरा वेतनभोगी कर्मचारी है। फिल्में हासिल करने के लिए जो कुछ किया जाता है वह प्रिंस सचावेता करेगा। वह तुम्हें बैंकॉक हवाई अड्डे पर मिलेगा और वहां से तुम्हें अपने साथ सचावेता स्टेट ले जाएगा। वही तुम्हें बताएगा कि तुमने अपना काम कब शुरू करना है। समझ गए? समझ गया। और तुम्हें अपने साथ कोई हथियार वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं है। प्रिंस सचावेता तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा। वेरी गुड। यहाँ से तुम सीधे एयरपोर्ट पहुंचो। तुम्हारा प्लेन छूटने में केवल 1 घंटा बाकी है। अपना टिकट तुम BOAC के इंक्वायरी काउंटर से ले लेना। ओके, एंड विश यू गुड लक। थैंक यू। हरमन जे बोल्टन चुप हो गया। बॉस, यस, आपको कैसे मालूम कि सारा नाम की यह लड़की और उसका साथी बैंकॉक में ही है? बोल्टन ने उसे घूर कर देखा। ओके ओके, आई जस्ट आस्क्ड, जैस्पर जल्दी से बोला। उसने बोल्टन का अभिवादन किया और वहां से विदा हो गया। हरमन जे वॉल्टन ने जैस्पर के अभिवादन का उत्तर नहीं दिया। उसका चेहरा यूं शांत था जैसे तूफान आने से पहले समुद्र शांत होता है। बॉन थाई रेस्टोरेंट में सारा, पैट्रिक और पीटर कुशिंग जेम्स बॉन्ड की शेवर लेट पर पहुंचे। पीटर कुशिंग पहले ही टेबल रिजर्व करवा चुका था। एक स्टीवर्ड उन्हें उनकी टेबल तक छोड़ गया। उस शाम के भोजन की शुरुआत उन्होंने शैंपेन से की। उनकी टेबल चौकोर खंबे के पास थी। उस खंबे पर तथा ऐसे ही अन्य खंबों पर थाईलैंड के विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों की तस्वीरें लगी हुई थी। सारा के ठीक सामने खंबे पर फ्रेम में जड़ा एक विशाल 7 मंजिले महल का पोस्टर लगा हुआ था। पोस्टर के नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ था, सचावेता पैलेस, ब्यूटीफुल। सारा बोली। कौन? पीटर कुशिंग बोला। सारा ने खंबे पर लगे सचावेता पैलेस के पोस्टर की ओर संकेत कर दिया। पीटर कुशिंग कुछ क्षण पोस्टर देखता रहा और फिर वह भी प्रशंसात्मक स्वर से बोला, हाँ, वाकई। जेम्स बॉन्ड को ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उड़ती सी निगाह पोस्टर पर डाली और फिर दोबारा शैंपेन पीने में व्यस्त हो गया। तुम्हारी क्या राय है मिस्टर बॉन्ड? सारा ने जेम्स बॉन्ड से पूछा। पोस्टर वाकई बहुत बढ़िया छपा हुआ है, जेम्स बॉन्ड बोला। क्या जगह है, सारा अपनी ही झोंक में बोलती गई। क्या खूबसूरती है। इस पैलेस में रहने का अवसर हासिल करने की खातिर तो मैं इसके मालिक से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाऊं, चाहे वह 90 साल का ही क्यों ना हो। मैं 90 साल का नहीं हूं। सारा ने चौंक कर आवाज की ओर देखा। जेम्स बॉन्ड और पीटर कुशिंग भी उस ओर देखने लगे। शब्द खंबे की दूसरी साइड की टेबल पर एक अकेले बैठे आदमी के मुंह से निकले थे। वह एक लगभग 40 साल का स्वस्थ व्यक्ति था। वह एक शानदार सूट पहने हुए था और उसकी दोनों हाथों की 3-3 उंगलियां बड़े बड़े हीरो वाली अंगूठियों से जगमगा रही थी। उसकी टाई में अंगूठियों से भी बड़ा हीरा जगमगा रहा था। मुझे प्रिंस के सचावेता कहते हैं, वह आदमी तनिक सिर नचाकर बोला, और जिस पैलेस की आप तारीफ कर रही हैं वह मेरा है। वाकई? सारा के मुंह से निकला। जी हाँ, वैसे तो मुझे आपसे शादी करने में भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन अगर आप केवल इस पैलेस में रहने की खातिर ही मुझसे शादी करना चाहती हैं तो उसकी जरूरत नहीं। मैं आपको अपने पैलेस में कुछ दिन रहने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। आप बहुत विनोद प्रिय व्यक्ति हैं। सारा के मुंह से केवल इतना ही निकला। आपकी जर्रा नवाजी है। क्या आप डिनर के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार कर सकते हैं? मैंने आज तक कभी किसी प्रिंस के साथ बैठकर खाना नहीं खाया। यह मेरा सौभाग्य होगा, प्रिंस सचावेता बोला। उसने वेटर को संकेत किया। एक वेटर को संकेत करने पर एक स्टीवर्ड सहित
3 वेटर दौड़े चले आए। प्रिंस के कहने भर की देर थी कि उन चारों को एक बड़ी मेज पर शिफ्ट कर दिया गया। शैंपेन का नया दौर आरंभ हुआ। मेरे मित्रों से मिलिए, सारा बोली। पीटर कुशिंग, जेम्स बॉन्ड। दोनों ने बारी बारी प्रिंस सचावेता से हाथ मिलाया। टूरिस्ट? प्रिंस सचावेता ने पूछा। हाँ, आई सी, आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू पीपल। वी टू, तीनों लगभग एक साथ बोले। उसी क्षण थाई नर्तकियों के शास्त्रीय नृत्य का प्रोग्राम आरंभ हो गया। नृत्य के बाद उन्हें डिनर सर्व किया गया। चारों ने हल्की फुल्की बातें करते हुए खाना खाया। डिनर के बाद उन्हें कॉफी सर्व कर दी गई। आज के डिनर के बदले में प्रिंस सचावेता कॉफी की चुस्कियां लेता हुआ बोला, मैं आपको कुछ दिन सचावेता पैलेस का मेहमान बनने का आमंत्रण देता हूँ। मुझे आपका मेजबान बनने में भारी खुशी होगी। सारा का चेहरा खुशी से दमकने लगा। मुझे आपका मेहमान बनकर खुशी होगी, वह बोली, लेकिन मैं अकेली नहीं आ सकती। मेरे साथ मेरे 2 मित्र भी हैं। मैंने आपसे अकेले आने के लिए कहा भी नहीं। आपके मित्र मेरे हैं। और वह जेम्स बॉन्ड और पीटर कुशिंग की ओर देखकर मुस्कुराया। दोनों भी जवाब में मुस्कुराए। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी स्टेट में आपका भरपूर मनोरंजन होगा। वहाँ मनोरंजन के तमाम आधुनिक साधन मौजूद हैं। यही एक विशाल स्विमिंग पूल के अलावा 1200 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल जंगल है, जहाँ आप लोग घुड़सवारी भी कर सकते हैं और शिकार भी। ओह, हाउ स्वीट! सारा प्रसन्नता से दमकती हुई बोली। उसने यूं पीटर कुशिंग और जेम्स बॉन्ड की ओर देखा, जैसे वह हाँ कहने से पहले उनकी सहमति हासिल करना चाहती हो। दोनों ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। लेकिन जनाब, पीटर कुशिंग बोला, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। अगर आप समझते हैं कि अगर मैं आप लोगों को बोझ समझता होता तो मैं भला आपको आमंत्रित ही क्यों करता। प्रिंस सचावेता मीठे स्वर से बोला, मैं अपने विशाल महल में अकेला रहता हूँ। आप लोगों के आगमन से मेरे भी कुछ दिन रौनक से गुजर जाएंगे। फिर हमें क्या ऐतराज हो सकता है। ठीक है, आप लोग कहाँ ठहरे हुए हैं? प्रेसिडेंट में। मैं कल सुबह आपके लिए अपनी गाड़ी भेज दूंगा। लेकिन गाड़ियां हमारे पास हैं, सारा बोली। गाड़ी मैं फिर भी भेज दूंगा। आप अपनी गाड़ियों पर तशरीफ लाइएगा। मेरा शॉफर आपको राह दिखाता हुआ ले आएगा। ठीक है, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रिंस सचावेता ने बारी बारी तीनों से हाथ मिलाया। उसने बिल अदा करने का बहुत आग्रह किया, लेकिन जेम्स बॉन्ड ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। प्रिंस सचावेता वहां से विदा हो गया। दोस्तों, उसके जाने के बाद सारा बोली, तुम दोनों को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरी ही वजह से तुम्हें थाईलैंड में एक प्रिंस के शाही महल में रहने का मौका मिल रहा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं मैडम, पीटर कुशिंग सिर नवाज कर बोला। सारा, जेम्स बॉन्ड तनिक गंभीर स्वर में बोला, मैं तो तुम लोगों के साथ होने की वजह से खामखा बुला लिया गया हूं, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए असुविधा का कारण नहीं बनना चाहता। ओह, डोंट टॉक नॉनसेंस, सारा उसकी बात काट कर बोली। यू आर कमिंग विद अस। जेम्स बॉन्ड ने पीटर कुशिंग की ओर देखा। तुम्हें चलना पड़ेगा हमारे साथ, पीटर कुशिंग बोला। जेम्स बॉन्ड को उन दोनों से ऐसे ही उत्तर की आशा थी, इसलिए उसने ऐसी बात कही थी। वास्तव में प्रिंस सचावेता के एकाएक वहां टपक पड़ने से उसे बड़ा लाभ हो गया था। सारा हर वक्त पीटर कुशिंग के साथ रहती थी। होटल में रहते उससे तन्हाई में बात कर पाना बड़ा कठिन काम था, लेकिन प्रिंस सचावेता की स्टेट में उसे विश्वास था, सारा से तन्हाई में बात करने के कई अवसर आएंगे। वह मन ही मन अपनी तकदीर पर खुश होता हुआ संकोचपूर्ण स्वर से बोला, ऑल राइट देन। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।